हेलो फ्रेंड, आराधना डिग्री की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं फर्स्ट ईयर की कक्षा में। आज हम करेंगे जंतु ऊतक के बारे में। सबसे पहले आता है ऊतक। ऊतक क्या होते हैं? ऊतक जो है वह कोशिकाओं का समूह होता है। कोशिका के समूह को ऊतक कहते हैं। ठीक है, कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। ये जो कोशिकाओं का जो समूह होता है, इनकी जो कार्य व संरचना क्या होती है, एक जैसी होती है। इनकी कार्य संरचनाएं आपस में समान होती है। जो भी कोशिकाएं हैं, जितनी भी ये कोशिकाएं होती है, उन सबके जो कार्य होते हैं वह सेम होते हैं और इनकी जो संरचना होती है वह क्या होती है, समान होती है। यानी कि समान रूप से ये कार्य करते हैं और समान रूप से इनकी संरचना होती है। इन समान कार्य और संरचनाओं के जो संरचना के वाले जो कोशिकाओं के समूह होते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, ऊतक कहा जाता है। ठीक है, ऊतक जो है, ऊतक की जो अध्ययन की जो शाखा है वह उसके अंतर्गत कौन सी शाखा आती है? औतिकी नाम की शाखा होती है, जिसको कि हिस्टोलॉजी कहा जाता है। अध्ययन की जो शाखा है वह क्या कहलाती है? औतिकी कहलाती है। कहा जाता है। फिर ये जो हिस्टोलॉजी, यहाँ पे मैंने शब्द लिखा है, इसका जो प्रयोग है, यानी कि हिस्टोलॉजी का शब्द का जो प्रयोग है, सर्वप्रथम किसने किया था? मायर नामक वैज्ञानिक ने इसका प्रयोग किया था। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। फिर ऊतक शब्द का जो शब्द है, उसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? विंचन नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले ऊतक शब्द जो है उसकी खोज या उस शब्द का जो प्रयोग है वह सबसे पहले विंचन नामक वैज्ञानिक ने किया था। ये थे आपके ऊतक के बारे में कि ऊतक किसे कहते हैं। ऊतक की जो अध्ययन की जो शाखा है वह किसके अंतर्गत आती है? औतिकी के अंतर्गत आती है। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग है जो मायर ने किया था, और ऊतक शब्द का प्रयोग है वह सबसे पहले सर्वप्रथम जो है वह विंचन नामक वैज्ञानिक ने किया था। फिर आते हैं ऊतक के प्रकार। ये 4 प्रकार के होते हैं। ऊतक जो है वह 4 प्रकार के होते हैं। ऊतक जो है वह 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से ऊतक कहलाते हैं? जंतु ऊतक और पादप ऊतक। ठीक है, कौन कौन से? जंतु ऊतक और पादप ऊतक। ठीक है, अब हमारे जो सिलेबस में या हमारे कोर्स से जो रिलेटेड है उसमें पादप ऊतक नहीं है दिया हुआ, इसलिए हम इसको नहीं, केवल जंतु ऊतक के बारे में बताया गया है, तो हम आज जंतु ऊतक के बारे में ही पढ़ेंगे। अब जंतु ऊतक जो है ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं जंतु ऊतक, क्योंकि ये हमारे कोशिकाओं में पाए जाते हैं, यानी कि कोशिकाओं से इनका निर्माण होता है जंतु ऊतकों का। जंतु में जो ऊतक पाए जाते हैं वह क्या कहलाते हैं? जंतु ऊतक। और पादप ऊतक जो पादपों में कोशिकाओं के समूह होते हैं, पादप में पाए जाते हैं, वह पादप ऊतक कहलाते हैं। अब जो जंतु ऊतक है वह 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आता है आपका उपकला ऊतक। उपकला ऊतक आता है। फिर आता है आपका संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक। फिर आता है पेशीय ऊतक। फिर आता है तंत्रिका ऊतक। ठीक है, ये 4 प्रकार के ऊतक है आपके, जो कि जंतु ऊतक के
प्रकार है, यानी कि जंतु उत्तक को 4 भागों में विभाजित किया गया है। जंतु उत्तक में 4 प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशीय उत्तक और तंत्रिका उत्तक। अब आगे हम इन उत्तकों के बारे में जानकारी लेंगे। अब जो उपकला उत्तक है उसका जो दूसरा नाम है वह है एपिथीलियमी। ठीक है, यानी कि उपकला उत्तक को क्या कहा जाता है? एपिथीलियमी उत्तक भी इसको कहा जाता है। अब जो सबसे पहले उपकला उत्तक जो है, उपकला उत्तक जो है वह हमारी त्वचा में पाया जाता है, यानी कि त्वचा में उपस्थित होता है। यदि ये जो उपकला उत्तक है अगर हमारी त्वचा में उपस्थित नहीं होगा तो उससे हमारे हड्डियों का ढांचा अच्छे से नहीं बन पाएगा। अर्थात क्या हुआ, ये हमारे उपकला जो उत्तक है वह हमारे शरीर को एक निश्चित आकार प्रदान करता है, यानी कि हमारे शरीर का जो आकार है वह किसके कारण बनता है? उपकला उत्तक के कारण बनता है। अगर उपकला उत्तक की उपस्थिति नहीं होगी हमारे त्वचा में तो हमारे शरीर का जो निश्चित आकार है वह नहीं बन पाएगा। अर्थात इसका यह एक तरीके से कार्य हुआ। अब जो उपकला उत्तक जो हमारी चमड़ी में उपस्थित होते हैं जिस कारण हमारा शरीर का ढांचा बनता है, तो त्वचा जो है वह हमारा क्या कार्य करती है? बाह्य वातावरण से हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है। तो उसमें उपस्थित उपकला उत्तक का क्या कार्य हुआ कि हमारे शरीर को बाह्य आवरणों से सुरक्षा प्रदान करना, यानी कि बाह्य कारणों जैसे कि सर्दी, गर्मी, बारिश, जितनी भी ऋतुएं बदलती है, हमारे चारों तरफ का जो वातावरण होता है वह उन सब से जो हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है वह कौन होता है? उपकला उत्तक प्रदान करता है। फिर आता है संयोजी उत्तक। अब ये क्या हुआ? बाह्य वातावरण से सुरक्षा और निश्चित आकार बनाना, ये दोनों क्या हो गए? उपकला उत्तक के कार्य हो गए। फिर आता है संयोजी उत्तक। ये जो संयोजी उत्तक होता है वह हमारे ब्लड में पाया जाता है। ब्लड या हड्डियों में यह उपस्थित होता है संयोजी उत्तक। अब जिस तरीके से संयोजी उत्तक, इसके नाम से संयोजी का मतलब होता है कि एक दूसरे का संयोग बनाना, यानी कि एक दूसरे से जोड़ना। तो हमारे शरीर के जितने भी अंग होते हैं उन सभी अंगों को क्या करता है? यह जोड़ने का कार्य करता है। एक दूसरे से जोड़ने का जो कार्य है वह किसका होता है? संयोजी उत्तक का। ये हमारे रक्त में और हड्डियों में पाया जाता है। क्यों? रक्त की जहाँ जहाँ पे रक्त परिसंचरण होता है, परिवहन जो होता है रक्त का, वह सब नलियों में एक दूसरे के अंदर एक दूसरे से वह जुड़ी हुई रहती है, जिस कारण इसे संयोजी उत्तक कहा जाता है। हमारे शरीर में जो रक्त परिवहन होता है उसमें O2 और CO2 का जो परिवहन है वह भी किसके द्वारा होता है? संयोजी उत्तक के द्वारा किया जाता है। तो इस एक तरीके से इसके क्या क्या कार्य हुए कि ये एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का कार्य करता है, रक्त परिवहन यानी कि O2 और CO2 का परिवहन का कार्य करता है, और साथ ही इसका जो है कि ये जो छोटी उम्र में हड्डियों की जो संख्या होती है वह क्या होती है? उसमें अधिक होती है। तो अधिक हड्डियों के कारण उस समय यह उसको निश्चित आकार प्रदान करने का भी कार्य करता है। कौन करता है? संयोजी उत्तक। तो संयोजी उत्तक के क्या कार्य हुए? संयोजी उत्तक के कार्य क्या हुए? छोटी उम्र में अधिक हड्डियों की संख्या होने से, छोटी उम्र में अधिक हड्डियों की संख्या होने से निश्चित आकार देना। ठीक है, ये कार्य हुआ। फिर रक्त परिवहन यानी कि इसके अंतर्गत क्या आते हैं? O2 व CO2, रक्त परिवहन का कार्य। ठीक है। फिर तीसरा
एक अंग से दूसरे अंग को जोड़ना। ठीक है, ये कार्य किसके हुए? संयोजी ऊतक के, यानी कि एक दूसरे से संयोग कर बना के रखना, ये कहलाता है संयोजी ऊतक का कार्य होता है, वह कहते हैं संयोजी ऊतक। अब आते हैं अगला नेक्स्ट, पेशीय ऊतक। अब जो पेशीय ऊतक होते हैं, जैसे कि नाम से पता है पेशीय ऊतक, यानी कि जो ऊतक पेशी का यानी कि मांसपेशियों के समूह से जो बना होता है, यानी कि मांसपेशियों से जो ऊतक तैयार होता है, बना होता है, वह कहलाता है आपका पेशीय ऊतक कहलाता है। ये जो पेशीय ऊतक होते हैं, ये क्या करते हैं? हमारे शरीर को गति प्रदान, यानी कि शरीर जो हमारा शरीर हिलता डुलता है, वह किसके कारण होता है? पेशीय ऊतक के कारण हमारा शरीर का मूवमेंट होता है, यानी कि हमारे शरीर को जो गति मिलती है, वह किसके कारण मिलती है? पेशीय ऊतक के कारण मिलती है। यानी कि पेशीय ऊतक का क्या कार्य हुआ? शरीर को गति प्रदान करना। ठीक है, अब ये जो गति होती है, वह कई बार होती है ऐच्छिक होती है, कई बार अनैच्छिक गति होती है। ठीक है ना, तो इस तरीके से जो ये पेशीय ऊतक जो होते हैं, उनको भी आगे 3 भागों में बांटा गया है। पेशीय ऊतक को 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो ऊतक है, जो ये जो इनके जो भाग है, वह उसमें पेशीय ऊतक जो पहला है वह है रेखित पेशीय ऊतक। ठीक है, सबसे पहला है रेखित, सेकंड है अरेखित, और तीसरा है हृदय पेशी। ठीक है, जिसमें कि जो रेखित पेशी होती है, इसमें क्या होता है? मांसपेशियां जो होती है वह ऐच्छिक कार्य करती है, यानी कि जो मांसपेशियां होती है, रेखित पेशियां जो होती है, वह क्या होती है? हमारे कंट्रोल में होती है, यानी कि हम अपने इच्छा के अनुसार कार्य कर सकते हैं, या हमारी जो मांसपेशियां होती है वह हमारे इच्छा के अनुसार चलती है। तो इस तरीके से वह कहलाती है रेखित पेशी, यानी कि जो मांसपेशियां होती है वह ऐच्छिक कार्य करती है, यानी कि हमारे इच्छा के अनुसार जो चलती है। फिर आती है अरेखित पेशी। अरेखित पेशी वे मांसपेशियां जो अनैच्छिक कार्य करती है, यानी कि वे मांसपेशियां हमारी इच्छा के विरुद्ध कार्य करते हैं। हमारी इच्छा नहीं होती, लेकिन फिर भी हमारा शरीर वह कार्य करता है, तो वह कहलाती है अरेखित पेशी। फिर आता है हृदय पेशी। यह जो हृदय पेशी जो होती है, वह हृदय की जो भित्ति होती है, इसके निर्माण में यह कार्यरत होती है, यानी कि निर्माण के समय यह काम आती है। हृदय भित्ति का जब निर्माण होता है, उस समय हमारी हृदय पेशी जो है वह कार्य आती है। तो जो पेशियां थी, वह भी वापस 3 भागों में बांटी गई थी, रेखित पेशी, अरेखित पेशी और हृदय पेशी। ये जो कार्य है, यानी कि जो मांसपेशियां हैं, वह ऐच्छिक रूप से, अनैच्छिक रूप से और हृदय भित्ति के निर्माण में, इस 3 तरीके से पेशीय ऊतक हमारे लिए कार्यरत होता है, यानी कि काम आता है। फिर आता है तंत्रिका ऊतक, लास्ट है तंत्रिका ऊतक, यानी कि इसके नाम से आपको पता चल रहा है तंत्रिका ऊतक, यानी कि विशेष तरह की जो तंत्रिकाएं होती है, उनसे मिलकर ये तंत्रिका ऊतक बना होता है, यानी कि तंत्रिकाओं का समूह होता है। अब जो तंत्रिकाओं का सबसे अधिक जो तंत्रिका होती है, वह कहाँ पाई जाती है? हमारे मस्तिष्क में, यानी कि ये जो तंत्रिका ऊतक होता है, वह कहाँ स्थित होता है? हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये तंत्रिकाओं का एक समूह होता है, जो सबसे अत्यधिक मात्रा में हमारे मस्तिष्क में उपस्थित होता है। तो इसके जो कार्य, यानी कि इसका जो कार्य होता है, तंत्रिकाओं का जो कार्य होता है, ये हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। तो हमारे मस्तिष्क के द्वारा क्या होता है? हमारे पूरे शरीर का कंट्रोल होता है। तो शरीर में जो भी संवेदनाएं जो होती है, वह किसके द्वारा हम तक पहुंचती है? मस्तिष्क की जो भी संवेदना होती है शारीरिक, वह मस्तिष्क के द्वारा हम तक पहुंचती है। तो ये मस्तिष्क में कौन उपस्थित है? तंत्रिका ऊतक। तो इन तंत्रिका ऊतक के द्वारा अंगों से मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से अंगों तक जो संवेदनाएं पहुंचती है,
वो कार्य कौन करता है? तंत्रिका उत्तक के द्वारा किया जाता है। यानी कि हमें जो चूटी काटता है या हमें मारता है या हम जल जाते हैं या हम कट जाते, जब हमें कहीं पे हमारे कटते हैं तो उसके कारण जो दर्द का महसूस होना, ठीक है, जलने पर जलन का महसूस होना या चूटी काटने पर हमें कुछ महसूस होना, तो ये जो महसूस होने की जो क्रिया होती है ये क्या कहलाती है? संवेदना कहलाती है। गुदगुदी जब की जाती है तो हमें गुदगुदी होती है, तो ये सारी संवेदनाओं के अंतर्गत आता है। तो ये जो संवेदनाएं जो होती है वह हमारे अंगों के द्वारा, ये सारी संवेदनाएं कहाँ से होती है? शुरू अंगों से होती है और अंगों से ये संवेदनाएं हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती है और मस्तिष्क के द्वारा वापस ये संवेदनाएं, यानी कि जो शरीर से मस्तिष्क तक, अंगों से जो मस्तिष्क तक संवेदना पहुंची है उसका वापस जो रिटर्न जवाब होता है वह मस्तिष्क के द्वारा अंगों तक पहुंचाया जाता है। तो ये जो कार्य होता है वह तंत्रिका उत्तक के द्वारा किया जाता है। यदि तंत्रिका उत्तक की अगर एब्सेंट हो जाए, यानी कि इसकी उपस्थिति नहीं हो या तंत्रिका उत्तक कार्य करना बंद कर दे, तो हमारी जो संवेदनाएं होती है वह अंगों से मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से अंगों तक नहीं पहुंच पाती। तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? जैसे कि कोमा की स्थिति होती है या हमारे कोई भी एक अंग खराब हो जाता है जिसपे स्पर्श करने पर, मारने पर, चुभने पर किसी तरीके का कोई भी एहसास नहीं होता है, तो उस समय उस पार्ट के जो तंत्रिका उत्तक जो होते हैं वह क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं, जिसके कारण की संवेदनाओं का आवागमन बंद हो जाता है। तो उस परिस्थिति में तंत्रिका उत्तक के खराब होने के कारण ये संभावना बन जाती है। उसके कारण हमें किसी भी संवेदना का महसूस होना नहीं होता है। तो इस तरीके से ये उत्तक के बारे में था कि जंतु उत्तक क्या होते हैं और जंतु उत्तक क्या है। जंतु उत्तक में भी 4 तरह के उत्तक बताए मैंने: उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक और तंत्रिका उत्तक। उपकला उत्तक मैंने क्या बताया? त्वचा में उपस्थित रहता है जिसके द्वारा कि हमारे शरीर का निश्चित आकार तैयार होता है। संयोजी उत्तक रक्त में पाया जाता है, यह हमारे शरीर के सभी अंगों को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करते हैं, प्लस O2 और CO2 के परिवहन का कार्य किया जाता है। पेशी उत्तक मांसपेशियों का समूह होता है। ये जो है पेशी उत्तक जो है वो हमारे मांसपेशियों में पाया जाने वाला उत्तक होता है, जिससे कि हमारे शरीर को गति प्रदान होती है। फिर आता है तंत्रिका उत्तक, जो कि हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है। इससे हमारे संवेदनाओं का गमन होता है, यानी कि संवेदनाओं का आदान प्रदान होता है। अंगों से मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से अंगों तक संवेदनाओं का आवागमन तंत्रिका उत्तक के द्वारा किया जाता है और यही इनके कार्य भी होते हैं। तो इस तरीके से आज हमने उत्तक के बारे में पढ़ा है कि जंतु उत्तक क्या होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, वापस उसमें भी कि इनके क्या क्या कार्य होते हैं, पेशी उत्तक कौन कौन से होते हैं। तो इस तरीके से आज हमने पूरा उत्तक के बारे में किया है। अब नेक्स्ट जो भी टॉपिक है वह हम अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।